वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। तो 5.3 में तीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, तो इसको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट आई बी एन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, एंड एफ इज कंटिन्यूअस ऑन दैट, and it is also given that fx is greater than 0 for each x belong to I. So prove that there exists a number alpha greater than 0 such that fx greater than or equal to alpha for all x belonging to I. इस टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो उसमें x बिलोंग टू होल डोमेन नहीं होता था, उसमें होता था x बिलोंग टू सम नेबरहुड, एक किसी पर्टिकुलर नेबरहुड में करते थे। लेकिन यहाँ पर आपको शो करना है fx पॉजिटिव है तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, और fx पॉजिटिव है और कंटीन्यूअस है, ये गिवन दिया हुआ है। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, तो कॉन्टिन्यूटी से ही यूज करेंगे हम। सो सिंस f is defined in closed and bounded interval, closed and bounded interval a comma b and continuous also, therefore by maximum minimum theorem क्या होती है? मैक्सिमम थ्योरम क्या होती है? इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल देन f हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम बोथ। so by maximum minimum theorem f has absolute minimum in I, that is there exists C belonging to I such that FC is absolute minimum of F in I। करेक्ट? हमने ये मान लिया कि C पॉइंट ऐसा है डोमेन में जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराता है, आपको सबसे छोटी वैल्यू देता है। सो सिंस fx greater than 0 for all x belonging to I, therefore fc is also positive. It is given that fx positive for all x, so fc is also positive, इसी का नाम हम अल्फा रख देते हैं, पॉजिटिव है। सिंस fc is minimum value of f in I, therefore minimum की डेफिनेशन क्या है? fx greater than equal to fc for all x belonging to I, और इस fc को हमने क्या लेट किया है? इसको ही अल्फा माना है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x belonging to I। आपको यही प्रूफ करना था कि एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा सच दैट fx greater than equal to alpha for all x belong to I। तो हमने प्रूफ किया fx greater than equal to alpha, अल्फा किसको माना? fc को, which is positive। क्यों है ये पॉजिटिव? क्योंकि fx पॉजिटिव है फॉर ऑल x, तो c I में है तो fc पॉजिटिव। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। लेट I is a closed bounded interval, f is continuous, g is continuous, f and g both are continuous function। और e सेट देखो कैसा है, e के अंदर डोमेन के वो नंबर्स हैं जो fx equal to gx बना देते हैं, and this set has a property that if xn is subset of e, यहाँ पर xn पे ब्रैकेट लगाया हुआ है तो इसलिए वो उसको सेट मान रहा है, तो xn एक्चुअली सीक्वेंस है। So sequence is contained in E and sequence converging to X naught.
तो प्रूव करना है एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ई। एक्स नॉट बिलोंगिंग टू ई का मीनिंग क्या है? ई में जाने के लिए क्या कंडीशन है? एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। तो एक्स नॉट बिलोंग टू ई का मीनिंग क्या हुआ? एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स नॉट। तो हम एक नया फंक्शन इसमें डिफाइन करके चलते हैं, इनका डिफरेंस एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, एक्स बिलोंग टू आई। अब देखो f और g दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। सिंस f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस ऑन I, therefore h is also continuous in I। रीजन क्या है? difference of two continuous function, difference of two continuous functions is continuous function, करेक्ट? तो h कंटिन्यूअस है। अब हम लेते हैं लेट xn बिलोंगिंग टू e। xn एक सीक्वेंस लिया जो कि गिवन दिया, इसने लेट लिख लिया xn बिलोंग टू e, और e में कंडीशन क्या है? fxn इज इक्वल टू gxn। सो दिस इंप्लाइज अगर मैं hxn कैलकुलेट करूं, सो व्हाट इज hxn? तो hxn की वैल्यू होगी fxn माइनस gxn, एंड सिंस दे आर, इसको मार्क कर देते हैं 1। सिंस xn बिलोंगिंग टू e, therefore xn belonging to I and xn lies between a and b। क्योंकि xn देखो e में है और e के जो एलिमेंट हैं वो I में से ही आ रहे हैं, इसका मतलब xn जो सीक्वेंस है वो I की है। तो if a sequence lies between a and b, then its limit is also lies between a and b, और इसकी लिमिट कौन है? x नॉट है, ये गिवन दिया हुआ है xn कन्वर्जिंग टू x नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? x नॉट बिलोंगिंग टू I। सिंस h is continuous on I and x not belonging to I, therefore h is continuous at x naught. Also xn converging to x naught, therefore by sequential criteria of continuity, limit hxn is equal to hx naught। h कंटिन्यूअस है और सीक्वेंस इस पे कन्वर्ज कर रही है, तो hxn की लिमिट hx नॉट होगी, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसकी वैल्यू देखो क्या है, 1 से 0, तो hx नॉट हो गया, ये बाई 1 कर देते हैं यहां पर। 0 इज इक्वल टू hx नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? ये hx है, सो व्हाट इज hx नॉट? fx नॉट माइनस gx नॉट, सो दिस इंप्लाइज fx naught is equal to gx naught, this implies x naught belonging to e। क्योंकि अगर fx gx इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो e का पॉइंट है, यही आपको प्रूफ करना था, x naught belonging to e। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लेट I belonging to closed interval a b, f is continuous on I such that for each x belong to I there exists y belong to I such that fy less than equal to half fx, prove that there exists c belong to I such that fc equal to 0। आप ये लास्ट की 3 लाइन एक बार पढ़िए, लास्ट की 3 लाइन क्या लिखा है? for each x belong to I there exists y belong to I, मतलब हर x के लिए एक ऐसा y मिलेगा जो fy लेस देन इक्वल टू हाफ fx को करेगा, मॉड भी है दोनों तरफ। तो आपको शो करना है एक c एग्जिस्ट कर जाएगा डोमेन में सच दैट fc इक्वल टू 0, करेक्ट? तो इसका प्रूफ देखते हैं।
solution of 3 4 x1 belong to I, there exists x2 belong to I such that, देखो x belong to I, there exists y belong to I, तो जो there exist वाला है वो यहां लिखना है, पहले लिखना है, such that mod fx2 less than equal to half fx1, करेक्ट। आप चाहें तो x1 की जगह in particular take x1 is equal to a, you can take no issue, क्योंकि आपको अगर एग्जिस्टेंस दिखानी है कि कोई ना कोई एलिमेंट है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ईच x belong to I, करेक्ट। अब हमारे पास x2 I में है, so for x2 belong to I there exists x3 belong to I such that mod of fx3 less than equal to half of mod of fx2, करेक्ट। अच्छा, ये जो स्टेप लिखा है ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वो फर्स्ट पॉइंट के लिए है, बस ये फर्स्ट पॉइंट होगा आई में, इस बात की गारंटी देने के लिए। तो आई क्लोज इंटरवल है तो जरूर होगा, इसलिए एक बार बस बता दिया। अब इस x1 के करस्पॉन्डिंग x2 मिलेगा, वो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब x2 मिल गया तो उसके करस्पॉन्डिंग x3 मिलेगा एंड सो ऑन। फॉर x3 belong to I there exists x4 belong to I such that fx4 less than equal to half of fx3 and so on। इस तरीके से हम आगे बढ़ाते रहेंगे। So this implies there exists a sequence actually, एक सीक्वेंस में xn in I with this inequality। देखो सबसे छोटा कौन है, जिसका सबस्क्रिप्ट सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले क्या आएगा fxn। अब थोड़ा यहां से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, जब यहां x4 लिखते हैं तो यहां x3 आ जाता है, x3 लिखते हैं तो x2 आ जाता है, मतलब एक एक कम होता जाता है और 1/2 बढ़ता जाता है, ऐसा हो गया। अब एक और कम होगा तो 1/2 एक और बढ़ेगा और ऐसे होता जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पावर ऑफ 2 व्हेन वी रीच एट x1, तो यहां कितना होना चाहिए। तो थोड़ा अंदाजा लगाइए आप कि मुझे x1 तक लाना है, जो यहां पे डिजिट माइनस कर रहे हैं, जैसे 2 लिखा है वही पावर है, 1 माइनस किया है तो 1 पावर है। यहां कितना माइनस हुआ है, देखो n माइनस n माइनस, ये माइनस हुआ होगा तभी टोटल 1 आया, तो यहां पे कितना होना चाहिए n माइनस 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड fxn एंड ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू भी है यहां पर 1/2 n माइनस 1 मॉड fx। इस तरीके से आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए। अभी सिंस xn belonging to I, that is xn lies between a and b, क्योंकि जो I है वो a to b का इंटरवल है, तो xn आपके a और b के बीच में हुआ तो xn बाउंडेड हुआ, so this implies xn is a bounded sequence। So by Bolzano-Weierstrass theorem there exists a convergent subsequence, say xnr या xnk of subsequence xnr of xn, करेक्ट। अब हम कन्वर्जेंट है तो उसकी कोई लिमिट लेट कर लेते हैं, हम इसकी लिमिट c मान लेते हैं, हमें एक c एडजस्ट कराना है, तो एक्चुअली हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि यही वो c है।
So limit of this is c suppose कर लिया हमने. Now since xn lies between a and b, therefore its subsequent, जब सीक्वेंस के सारे नंबर a और b के बीच में लाई करते हैं तो जो सब सीक्वेंस है उसके नंबर कहां लाई करेंगे? a और b के बीच में. अब जब कोई सीक्वेंस a और b के बीच में लाई करती है तो उसकी लिमिट कहां लाई करती है? a और b के बीच में. ये थ्योरम बहुत बार यूज हो चुकी है कंटिन्यूअसली इस टॉपिक में, करेक्ट? तो हमारा जो c है वो i में बिलोंग कर गया. कंटिन्यूटी का हम बेनिफिट उठाएंगे ना इससे. ना x हमारे पास जो फंक्शन है वो f है. नाउ x n are converging to c and f is continuous at c belonging to I, क्योंकि f जो है पूरे सेट में कंटिन्यूअस है I में, और हमने प्रूफ कर लिया कि c I में है. इसका मतलब f कंटिन्यूअस होगा c पे. सो दिस इंप्लाइज लिमिट f(x) and r is equal to fc. अगर आप यहां लिखना चाहते हैं तो r टेंड्स टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सबस्क्रिप्ट है वो r चलता है. तो इस टाइप की एक स्टेटमेंट आपके पास आ गई. होल्ड इट. अब इसका यूज इसके साथ कैसे करेंगे? बस 2-3 लाइन और रह गई है. आपको प्रूफ क्या करना है? देयर एग्जिस्ट c बिलोंग टू I such that fc 0. करेक्ट? From 1. This equation satisfy for all n सीक्वेंस xn के लिए, और जो सब सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के ही पॉइंट्स हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब सीक्वेंस के पॉइंट्स के लिए भी सैटिस्फाई करेगा. लेस देन इक्वल टू 1 over 2 raised to power n minus 1 mod of x 1. Okay. Since limit n tends to infinity 1 by 2 raised to power n minus 1, f1 is 0. Therefore by squeeze theorem or sandwich theorem, limit f x and r is equal to 0. देखो आपके पास ये इनइक्वालिटी है, 3 टर्म है ना, उधर 0 है इधर ये है, और जो मॉड में लिखा है fx1 ये तो कांस्टेंट है, और ये 1/2n है, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी डालेंगे तो 0 आएगा. सो लेफ्ट टर्म 0, राइट टर्म 0, सो सैंडविच थ्योरम से मिडिल टर्म की लिमिट 0 सेज इट इज 3. अब इसको और इसको कंबाइन करो फ्रॉम 2 and 3, क्या मिला आपको? fc equal to 0. दिस लिमिट इज इक्वल टू fc, और इसकी लिमिट हमने 0 प्रूफ कर ली ना, तो इसका मतलब fc की वैल्यू 0. Hence there exists c belong to I such that fc equal to 0. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम. कितने पढ़िए. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा? शो दैट एवरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विद रियल कोएफिशिएंट्स हैज एट लीस्ट वन प्रोबेबिलिटी. मतलब जो भी ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उसका मिनिमम एक सॉल्यूशन जरूर होता है, एक रियल रूट जरूर होता है. तो प्रूफ थोड़ा लेंथी है इसका, तो बट देखिए इसको में क्या करना है. हमने px ले लिया पॉलिनोमियल, और इसमें जो पावर है वो ऑड नंबर ले ली, एंड ऑब्वियसली पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कहता है कि जो लीडिंग टर्म है वो उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए. अब सबसे पहले हमें इसमें शो क्या करना है? क्लेम हम ये शो करना चाहते हैं सबसे पहले कि अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे px में तो इन्फिनिटी आएगा, एंड माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा. सो दिस इज वी वांट टू शो. सो केस 1, let
an is positive। ये तो पता है जीरो नहीं है, but it may be positive, it may be negative। So take another function gx which is x raised to power n, and this is obviously positive for x greater than 0। Now px by gx, इसमें एक्चुअली हम वही प्रूफ लिखेंगे जो हमने लिमिट्स वाले चैप्टर में लिखा था। अगर किसी को याद हो तो लिमिट्स वाले चैप्टर में लास्ट एग्जांपल था एक कि पॉलिनोमियल की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, तो उसमें बहुत सारे केस थे, 5-6 केस थे अलग अलग कि an पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है, इवन n की वैल्यू इवन है, ऑड है। दैट इज एग्जांपल 16 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल। तो यहां पर अगर आप gx से डिवाइड करें, इसको gx से डिवाइड करो, gx ये है, so an plus an minus 1 by x and so on, a naught by x to the power n। Now calculate limit x tends to infinity px by qx, px by gx। so ये सब जीरो हो जाएंगे, बस एक टर्म बचेगी an। name this is n and an is positive, we have assumed that this, correct? so since limit of gx x tends to plus infinity, अगर मैं इसकी लिमिट निकालने की बात करूं डायरेक्ट, तो देखो x इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, n एक नेचुरल नंबर है, तो इंफिनिटी टू द पावर नेचुरल नंबर कितना होगा, प्लस इंफिनिटी। और अगर इसका प्रूफ देखना है आपको तो सेम जो एग्जांपल की बात मैं कर रहा था, सेक्शन 4.3 का जो 16th एग्जांपल है उसका फर्स्ट पार्ट है ये कि x रेज़ टू पावर n की जो लिमिट होती है x टेंड्स टू इंफिनिटी पे वो इंफिनिटी होती है, करेक्ट? एंड L is greater than 0, therefore by a result in limits we have limit x tends to infinity px is also plus infinity। actually I'm calling 4.3.15, आप एग्जाम में नंबर नहीं लिख सकते, दैट्स व्हाई मैंने ये लैंग्वेज यूज की बाय रिजल्ट इन लिमिट्स। तो या तो वो स्टेटमेंट लिखो पूरी, तो स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है वो, बट अगर आपको याद रहती है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो एक केस हमने प्रूफ कर लिया ये वाला कि इंफिनिटी पे इंफिनिटी है। दूसरा केस, टेक gx is equal to minus of xn, और here x is and it is obviously positive for x less than 0, क्योंकि जो 15th थ्योरम है उसमें gx पॉजिटिव ही होना चाहिए। आप उसका एक बार स्टेटमेंट देख लें, यहाँ पर शो भी हो रहा है। अब px by gx निकालेंगे तो कितना आएगा, gx से डिवाइड करें इस इक्वेशन को, तो माइनस an minus minus 1 by x and so on minus a naught by x to the power n। अब लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी px by gx, तो आंसर कितना आएगा, माइनस an, एंड दिस टाइम an तो पॉजिटिव है और माइनस लगा हुआ है तो l इज नेगेटिव, सो दिस इंप्लाइज l इज नेगेटिव। सिंस अब g की लिमिट की बात करते हैं, since limit of g, so what is the limit of g? आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी यहां लिखोगे, माइनस इंफिनिटी के ऊपर नेचुरल नंबर, ऑड पावर, ये इंपॉर्टेंट है, n ऑड है तो माइनस इंफिनिटी फॉर्म आएगी, और माइनस यहां पर लगा हुआ है आगे तो प्लस इंफिनिटी आएगा, सो दिस इज प्लस इंफिनिटी। देयरफॉर लिमिट of px x tends to minus infinity is minus infinity। जो ये थ्योरम है 15th वाली, उसमें क्या लिखा है कि अगर gx पॉजिटिव है और इसकी जो लिमिट है वो नेगेटिव है, then limit of g is infinity if and only if limit of p is minus infinity। मतलब ये l नेगेटिव के केस में ये वाला रिजल्ट है if and only if, और l पॉजिटिव अगर आ जाता है
तो इफ एंड ओनली में ये रिजल्ट है कि p की लिमिट प्लस इन्फिनिटी, इफ एंड ओनली g की लिमिट प्लस इन्फिनिटी। करेक्ट? तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, l नेगेटिव में और l पॉजिटिव में। आप एक बार 15 थ्योरम स्टेटमेंट देख लीजिए क्या है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात और है, 15 थ्योरम में जो है ना प्लस इन्फिनिटी वाला प्रूफ लिखा हुआ है और नीचे वो कह रहा है माइनस इन्फिनिटी के लिए सिमिलर एनालॉगस रिजल्ट है, तो वहां मेंशन नहीं किया है, बट रिजल्ट इज सेम, लिमिट इज डिफरेंट। ओके, तो फिलहाल हमारा ये दोनों क्लेम प्रूफ हो गए। नेक्स्ट, अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं? अब मुझे इसकी लिमिट चाहिए। सो नाउ वी हैव, एक बार मैं अलग से लिख लेता हूं, हमने क्या क्या प्रूफ कर लिया। हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट? ये दोनों चीजें प्रूफ कर चुके हैं इस पूरे में जो भी ऊपर लिखा है। अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसकी लिमिट डेफिनेशन लिखेंगे। सिंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी px इज प्लस इन्फिनिटी, therefore for alpha is equal to 1 greater than 0, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं जो 4.3 में है। एक फंक्शन की लिमिट प्लस इन्फिनिटी कब होती है? when x tends to infinity। तो उसका जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है? for alpha greater than 0 there exists k1 greater than 0 such that if x is greater than equal to k1 then px is greater than alpha। alpha क्या है? 1। so p, देखो x greater than equal to k1 है, तो मैं यहाँ k1 लिख सकता हूँ because it is true for every number x greater than equal to k1 and 1 is positive। तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिल गया है कि p के अंदर k1 लिखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, माइनस इन्फिनिटी वाली, ये वाली। So since limit x tends to minus infinity px is minus infinity, therefore for alpha is equal to minus 1 less than 0 there exists k2 less than 0 such that if x is less than equal to k2 then px is less than alpha। alpha मतलब -1। तो ये इक्वेशन कब ट्रू है? px less than -1 कब है? जब x की वैल्यू less than equal to k2 है। तो equal to k2 के लिए ट्रू है, तो मैं k2 लिख देता हूं। k2 less than -1 which is -1 less than 0 होता है। so p of k2 is less than 0। अब देखो ऑलमोस्ट एक लाइन रह गई, खत्म हो गया प्रूफ। सिंस pk1 multiply pk2 is less than 0, वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ। एंड px is continuous in closed interval k2, k1। देखो इंटरवल में हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा छोटा बड़ा है, क्योंकि जो k1 है वो पॉजिटिव है और जो k2 है वो नेगेटिव है, तो k2 ही छोटा होगा। अच्छा, px कंटीन्यूअस क्यों है? क्योंकि px पॉलिनोमियल है। देयरफॉर बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, there exists c between k2, k1 such that p of c is equal to 0। करेक्ट? क्योंकि k1 k2 से जो वैल्यू आ रही है उनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट ए c बिटवीन ओपन इंटरवल सच दैट fc इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c इज 0। करेक्ट? थोड़ा सा और प्रूफ रह गया प्लीज, कि अगर an नेगेटिव हो तो क्या हो, क्योंकि हमने an को अभी पॉजिटिव अज्यूम किया। तो देखो क्या है, तो हम एक नया टर्म बना लेंगे, ये छोटा हो जाएगा 5-6 लाइन में, माइनस ऑफ px। तो an अगर नेगेटिव है तो ऐसे ले लेंगे। सो दिस इंप्लाइज लीडिंग
कोफिशिएंट ऑफ QX इज पॉजिटिव, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, an। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो an माइनस an हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। अब केस 1 में हमने क्या प्रूफ किया है, सो बाय केस 1 देयर एग्जिस्ट C बिलोंग टू रियल नंबर कह दो आप, क्योंकि जैसे इसमें मिला है तो रियल नंबर तो होगा ही, सच दैट, लेकिन Q के लिए ट्रू होगा, Q ऑफ C इज 0। अब Q ऑफ C कितना होगा, माइनस ऑफ PC इज इक्वल टू 0, सो PC इज इक्वल टू 0, माइनस से इंटू कर दो। तो दोनों केसेस में आपने देखा कि आपको एक रूट मिल जाएगा, करेक्ट। थोड़ा बड़ा प्रूफ है और इसी वजह से डिफिकल्ट लग रहा है। देखो मैंने इसका ना पूरा इंडिपेंडेंट प्रूफ लिखने की कोशिश की है, अदरवाइज मैं चाहता तो जैसे ये वाले पार्ट थे मैं डायरेक्ट 4th चैप्टर से कोट कर सकता था और मैं कहता कि आपको ऐसा प्रूफ किया हुआ है हमने, इसलिए ऐसा ऐसा होगा, तो सॉल्यूशन में कितना रह जाएगा, सिर्फ ये पोर्शन रह जाएगा छोटा सा, क्योंकि यहां तक आप एज्यूम करेंगे, यहां तक एज्यूम करेंगे तो यही प्रूफ बचेगा आपका। तो ये प्रूफ मैंने एक्स्ट्रा लिखा इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। तो अगर आपको लगता है कि एग्जाम में याद रह सकता है तो आप इतना यूज करिएगा, लिखिएगा, अदरवाइज लास्ट वाला लिखिएगा, जैसा भी आप अपने आप को कन्वीनियंट समझें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5 to 8, ये प्रॉब्लम्स यहां लिस्टेड है और ये लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, अगर आप बुक में देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में, जैसे 5th में, 7th में, 8th में, तो मैंने वही पोर्शन लिखा है जो यहाँ पर इस टाइम रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो उसका सेकंड पोर्शन है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक है, जो कि अभी फिलहाल हम कवर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो 5th क्वेश्चन देखें क्या करता है। 5th क्वेश्चन में कहता है शो दैट द पॉलिनोमियल px हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स। तो ये शो करना है आपको कि मिनिमम 2 इसके रियल रूट हैं। तो हम इसमें लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम अप्लाई करेंगे कि अगर आपने ऐसा कुछ ढूंढ लिया fa into fb less than 0, then there exists a root between a and b, तो उसके लिए क्या करें आप, तो इस p फंक्शन में जो p फंक्शन गिवन दिया है इसके अंदर x की वैल्यू आप पुट करें 1 2 3 4 अलग अलग, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाले हैं। तो पावरफुल होने की वजह से थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, बट इसमें मैंने कैलकुलेट करके रखा है आपके लिए 2-3 वैल्यूज। तो इसमें से देखिए P0 निकालते हैं पहले, तो P0 कितना हो जाएगा -9, P2 16 + 7 8 -9, so this is you can say positive, इतना इनफ है। और एक निकालना पड़ रहा है आपको P10, इट इज लिटिल बिग, और कहीं एडजस्टमेंट कम हो रही है इसमें, so obviously it is positive। एग्जैक्टली कैलकुलेट करना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मुझे 0 के लेफ्ट साइड में ढूंढना था एक्चुअली एक नंबर, तो आप -1 -2 -3 करके देखेंगे तो बार-बार नेगेटिव आ रहा है, तो मुझे पॉजिटिव लेना है। अब देखो सिंस P is continuous, continuous क्यों है, पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूअस, एंड P continuous on R कह दो आप, continuous on R, एंड अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला पिक करते जाओ, P10 एंड P0, P0 नेगेटिव है, so this is less than 0, and P0 P2 it is also negative, P0 negative, P2 positive, therefore by location of roots theorem there exists a root of P in the open interval 0, 10 and 0, 2, करेक्ट, क्योंकि 0 10 से नेगेटिव वाला प्रोडक्ट और 0 2 से, so this implies P has at least
2 रियल रूट्स। एटलीस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पावर 4 है, तो अभी और भी हो सकता है हो, लेकिन हमने ढूंढे नहीं, क्योंकि हमें बोला गया था 2 ढूंढो, कि 2 रूट की गारंटी दो। रूट भी नहीं सर्च करने, बस रूट की गारंटी देनी है कि रूट है कि नहीं। तो हमने लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम से जस्टिफाई कर दिया कि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं 2। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या है क्वेश्चन? क्या कहता है? लेट f बी ए फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन 0 1, और f0 और f1 इक्वल है। तो कहता है एक c मिलेगा 0 हाफ में, such that fc equal to fc plus half। तो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने 0 to हाफ इंटरवल लिया है। अगर 0 to हाफ लेंगे तो इसका जो इनपुट है वो 0 to हाफ रहेगा। इसका इनपुट देखो, इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 to हाफ है, तो x प्लस हाफ की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों में हाफ ऐड कर दो, तो हाफ से लेकर 1 तक। तो डोमेन इस हिसाब से एडजस्ट किया गया है कि वो 0 से 1 के बाहर ना जाए, क्योंकि जो f की डोमेन है वो 0 to 1 है। इसका मतलब f के अंदर सिर्फ 0 से 1 के बीच के ही नंबर पुट कर सकते हैं, करेक्ट? तो हम क्या बोलेंगे? सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस on closed interval 0 1, therefore g is continuous on 0 half, क्योंकि 0 हाफ से ये जो डोमेन है वो 0 to 1 बन जाता है, तो कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट अब हम g0 निकाल के देखते हैं। लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम ही अप्लाई करना है। इसमें x की वैल्यू 0 लिखो, f0 माइनस f, यहां पे 0 लिखो, 1/2। इसमें अब हाफ लिखो, g की वैल्यू g में हाफ लिखेंगे तो f हाफ माइनस, यहां पे आप हाफ लिखेंगे तो f1 हो जाएगा। f1 की वैल्यू देखो क्या दे रखी है? f1 की वैल्यू f0, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। देखो अब कुछ अपोजिट सा दिखता है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों 0 भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो 2 केस बनेंगे। इफ f0 minus f half equal to 0, then f0 is equal to f half, or you can say f0 is equal to f0 plus half. So, or you can say fc is equal to fc plus half, where c is equal to 0। क्योंकि मुझे ऐसा प्रूफ करना है ना, तो इस सिचुएशन में तो c 0 हो गया, ये बन जाएगा। बट इफ इसी को कंटिन्यू करते हैं, इफ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट हैपेंड? इफ दिस, देन देखो अब ये 0 नहीं है, तो ये कुछ नंबर होगा और ये उसका नेगेटिव है, देन g0 प्रोडक्ट g half is less than 0, where g is continuous on 0 half। Okay, so by location of root theorem, there exists c between 0 half such that क्या होगा? gc equal to 0। अब gc क्या होगा? fc minus fc plus half equal to 0, और fc is equal to fc plus half। यही आपको प्रूफ करना था। देखो fc is equal to fc plus half, करेक्ट है ना? तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 6 हो गया। सॉल्यूशन नंबर 7, देखो क्या है? शो दैट द इक्वेशन x equal to cos x has a solution in the interval s। सॉल्यूशन होने का मतलब है रूट होना।
तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स बिलोंग टू 0 कॉमा क्लियरली f is continuous on close interval 0 comma half continuous है x continuous cos x continuous difference continuous okay f0 कैलकुलेट करो f0 की वैल्यू 0 minus cos 0 minus 1 pi by 2 पुट करो f pi by 2 pi by 2 minus cos 90 0 so this is pi by 2 तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सो बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम कंटीन्यूअस है प्रोडक्ट नेगेटिव है सो बाय लोकेशन ऑफ रूट्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट c belonging to open interval 0 pi by 2 such that fc equal to 0 fc की वैल्यू क्या होगी c माइनस cos c इक्वल टू 0 c इक्वल टू cos c मतलब एक ऐसा c 0 पाई बाय 2 के बीच में है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या कह सकते हैं हम दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू cos x हैज ए सॉल्यूशन इन 0 पाई बाय 2 मतलब इस इंटरवल के बीच में इसका एक सॉल्यूशन है सिमिलरली 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है आप देखो क्लियरली एफ कंटीन्यूअस है क्लियरली एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 2 क्योंकि डोमेन पॉजिटिव है दैट्स व्हाई दिस इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन अब एफ में 1 डालो कितना आएगा देखो f में 1 डालोगे तो 2ln1 प्लस √1 माइनस 2 ln1 0 होता है सो 1 माइनस 2 बचेगा नेगेटिव 2 पुट करो सो यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन चेक आउट इट इज पॉजिटिव कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करके की जा सकता है सो बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम there exists c belong to close interval 1, 2 such that fc equal to 0 तो क्या पता चला f has a root in 1, 2 तो ये 1, 2 रूट इसके अंदर है ओके सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में